तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, राज्यसभा में वो अपनी बात दिल्ली हिंसा पर रख रहे थे। बीच बीच में विरोध के सुर भी उन्हें देखने को मिले, जिस पर उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा कि आप आइए, अगर कोई भी मसला है, चाहे सीए को लेकर, एनपीआर को लेकर और दिल्ली हिंसा की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मैं हर तथ्य आपसे साझा करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए इसी के साथ ही आर पार की डिबेट को शुरू करें। आखिर ये कैसी सियासत है जो पहले दंगों में हिंदू मुसलमान का चेहरा देखती है और अब कार्रवाई हो रही है तब भी हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासी कार्ड खेला जा रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को इंसाफ कैसे मिलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी वालों को बदनाम किया जा रहा है। आखिर ये कैसी सियासत है? हिंदू मुसलमान की जगह इंसानों की बात क्यों नहीं हो रही है और पुलिस पर बेतुके आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जिस दिल्ली पुलिस ने शहीद कांस्टेबल रतनलाल के मामले में कार्रवाई की है, उसी ने अकबरी बेगम की हत्या के मामले में भी कार्रवाई की है। लेकिन सियासत के नाम पर बंटवारे की लकीर खींचने वाले अपना अलग ही ढोल पीटने में लगे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पहले दंगे पर सियासत, अब कार्रवाई पर महाभारत। Please show me where is the dignity? कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है, वो कानून की गिरफ्त से इधर उधर एक इंच भी भाग नहीं पाएंगे। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 526 भारतीय घायल हुए। इस सदन को भी हम हिंदू मुसलमान में बांटेंगे? मैं आंकड़े तो देता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं करता। वो नहीं चाहते कि इंसाफ मिले, और ख़ास तौर से उन मुसलमानों को जिन्होंने अपनी जानों को गंवाया, जिनके घर जला दिए गए, और कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। वन साइडेड अरेस्टिंग हो रही है दिल्ली में। 52 परिवारों की खुशियां जिंदगी भर के लिए छिन गईं। लेकिन इस देश के कुछ नेता घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले हिंसा में धर्म की राजनीति हुई, अब दंगाइयों के खिलाफ एक्शन पर भी बंटवारे की सियासत हो रही है। इसमें बताना चाहता हूं, 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया, इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। देश के गृह मंत्री जी को अगर इंटेलिजेंस नहीं जानकारी दे रही है तो ये बड़ा सवाल है। और फिर ये बात कहना कि उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, उत्तर प्रदेश को बदनाम नहीं करना चाहिए। इसी बीच दिल्ली हिंसा के मामले में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएफआई पर सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने और फंडिंग करने का आरोप है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआई के सदस्य दानिश को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़काने के आरोप में पीएफआई के 108 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये दिल्ली में हो रहा था और प्रधानमंत्री 70 घंटे के लिए चुप थे। ये क्यों हुआ? किस लिए हुआ? क्यों आप बर्बाद कर रहे हो इस देश की संविधान को? आप तो एक लौह पुरुष हैं, सरदार पटेल की जगह पे बैठे हुए हैं। गृह मंत्री जी, कुछ तो ख्याल कीजिए अपने सरदार का। इसी बीच केजरीवाल की पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान ने फिर एक बार दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के बचाव में ट्वीट कर दिया। पूरा देश जानता है कि ताहिर हुसैन बेकसूर है, बीजेपी उसको फंसा रही है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो ताहिर हुसैन, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अमित शाह और अमूल्य पटनायक का नार्को टेस्ट पब्लिक के सामने कराए। उधर दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के आरोप में सलीम मलिक, मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद दानिश, सलीम खान, मोहम्मद अयूब समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर दंगे जैसे संवेदनशील मुद्दे में भी हिंदू मुसलमान का भेद क्यों किया जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पहले दंगे पर सियासत, अब कार्रवाई पर महाभारत।
और इस डिबेट को ओपन करें उससे पहले सियासत का जो धार्मिक मिलावट का विश्लेषण है उस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ नेताओं को इंसान से ज्यादा हिंदू मुसलमान की चिंता है और वो ये कह रहे हैं कि चुन चुन कर किया जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को आगे, ताकि कुछ लोगों को सजा मिले और कुछ को पूरी तरह से छूट दी जाए। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी बोले हैं कि हिंसा से पीड़ित मुसलमानों को इंसाफ कैसे मिलेगा। ओवैसी को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, लेकिन सच्चाई आज भी और कल भी गृह मंत्री ने साफ कर दी कि दोनों ही तरफ के लोग हैं और दोनों ही तरफ के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस धर्म नहीं बल्कि हिंसा फैलाने वालों का कर्म देखती है। अगर गुनाह किया है तो गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि आप पर कार्रवाई होगी और जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो आपसे ही वसूला जाएगा। इसके अलावा भड़काऊ बोली बोलने वाले नेता हर सियासी पार्टी में मौजूद हैं। उनमें कपिल मिश्रा का नाम भी है, अमानतुल्लाह भी शामिल है और उसमें नाम आता है ओवैसी का भी, और वारिस पठान का नाम तो आप खुद ही सुन रहे थे, गृह मंत्री तक ने लिया है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या सियासी स्वार्थ में कुछ नेता समाज को बांट रहे हैं, क्योंकि दंगों पर कार्रवाई सरकार कह चुकी है कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जाति धर्म को बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दिया जाएगा, यानी सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे में क्यों शक हो रहा है विपक्ष को? इसी पर बड़ा पैनल चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय करवा दूं, संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मेरे साथ हैं, तस्लीम रहमानी नेता एसडीपीआई के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, सैयद असीम वकार प्रवक्ता एमआईएम के हैं, शोएब जामई अध्यक्ष आईएमएफ और शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगी सैयद असीम वकार जी आपसे। कल भी आपने गृह मंत्री का लोकसभा में भाषण सुना जो जवाब दे रहे थे दिल्ली हिंसा को लेकर, उस पर बीच बीच में विपक्ष ने कल तो वॉकआउट तक कर दिया था। आज भी बीच बीच में जो भी सवाल किए जा रहे थे गृह मंत्री पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसका उत्तर दिया जाए। मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि आपको इस पूरी दिल्ली हिंसा पर हो रही इन्वेस्टिगेशन पर शक क्यों है? क्योंकि शहीद कांस्टेबल रतन लाल के जो हत्यारे हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है और साथ ही एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम अकबरी बेगम है, उनकी हत्या मामले में भी 2 की गिरफ्तारी हुई है। तो आपको क्यों शक हो रहा है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है? देखिए, कल मैं आपके शो पर था और अल्लाह का शुक्र है कि आप ही एंकर थी। कल मैंने आपके चैनल पर आपके शो पर एक सवाल खड़ा किया था कि अगर 84 की बात गृह मंत्री जी कर रहे हैं तो 2002 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज शायद आपके शो का असर है कि गृह मंत्री जी ने 2002 का खुद ही जिक्र किया, बाकी का भी जिक्र किया उन्होंने। लेकिन शक इस बात पर है कि वो ताहिर जिसका एक तस्वीर भी ऐसी नहीं है जिसमें पत्थर हाथ में हो, वो ताहिर जिसके हाथ में कोई पेट्रोल बम नहीं है, वो ताहिर जिसका एक भी बयान, कोई ऑडियो या वीडियो वायरल नहीं है, वो ताहिर जिसका वीडियो ये कह रहा है पुलिस से कि साहब हमारे घर पे हमला हो गया, हमें बचाइए, वो जेल जा रहा है। और कपिल मिश्रा को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, वीआईपी सिक्योरिटी। तो मैं तो सीधी सी बात कहूंगा कि अगर कपिल हुसैन होता और ताहिर मिश्रा होता तो आज कपिल हुसैन जेल में होता और ताहिर मिश्रा सिक्योरिटी लेकर चल रहा होता। जब तक कि आप देश की आबादी को 2 नजरों से देखेंगे तब तक आप इंसाफ नहीं कर सकते। और ये तभी मुमकिन है कि जब आपके दाहिने बाएं आगे पीछे बैठे हुए लोग इंसाफ और अमन की नजर से बात करेंगे। ने सवाल पूछा है आपसे कि ताहिर हुसैन बहुत इनोसेंट है, उन्होंने तो पत्थर भी नहीं फेंका, तो फिर आपने उन पर इतनी ठोस कार्रवाई करने की पूरी योजना बना ली, ऐसा क्यों? प्रीति जी, ये सवाल मुझसे नहीं पूछा गया, ये सवाल देश के सिस्टम से पूछा गया है। क्योंकि याद करिए, ताहिर हुसैन को कोई भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके अपने हेडक्वार्टर में कैद नहीं किया हुआ है। ताहिर हुसैन को एविडेंसेस के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस पर तफ्तीश की, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट ने सारा साक्ष्य देखने के बाद उसे रिमांड पे भेजा, कस्टडी में भेजा गया है कि आप कस्टडी में इतने दिनों तक रहिएगा, आपकी पूछताछ होगी और उसके बाद ही कोर्ट इस पर निर्णय भी करेगी। तो कोर्ट पे हम विश्वास, आप याद करिए उन भाषणों को चलाइए भी। ये लोग कह रहे थे हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमें संसद पे भरोसा नहीं है। बीच में बोलना चाह रहा था संबित भाई, मैं माफी के साथ एक सवाल खड़ा कर दूं। प्रीति जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। प्रीति जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था।
नहीं ना, आप जिस पीछे कपिल मत मिश्रा को बोलिए आप बचा प्रीति जी, रहे ये हैं, उचित नहीं है। उस कपिल प्रीति जी, मिश्रा बिल्कुल के उचित लिए नहीं, ये अनुराग बिल्कुल ठाकुर उचित के नहीं है लिए प्रीति जी। आप और एंकर हैं परवेश शो वर्मा की, के मुझे लिए लगता है पात्रा जी, जस्टिस एस संबित मुरलीधर पात्रा ने जी, कहा था कि इनको ठीक जेल है, जाना असीम चाहिए, वकार जी, इनके असीम खिलाफ वकार जी, उचित सुन लिया एफआईआर होना सवाल। चाहिए। असीम तो आपने वकार, सुन जस्ट लिया ट्रांसफर उन्होंने कर दिया। सवाल। कपिल मिश्रा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? अनुराग ठाकुर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रवेश वर्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? चलिए संबित पात्रा। नहीं, जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा नहीं, कि कल इन को पर कहेंगे एफआईआर होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। ठीक है, नहीं, आप वो भी इन्हीं से अदालत बुलवा है। दीजिए, कोई बात नहीं। वो भी चीफ जस्टिस है, संबित पात्रा उनका को तो बोले आप दीजिए। ट्रांसफर असीम किए जी दे रहे हैं। प्लीज, देखिए प्रीति देखिए जी, आपसे ही मैंने शुरुआत किया, आप ही ने सवाल पूछा, उसका जवाब तो लीजिए संबित पात्रा। प्रीति जी, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये टीवी पे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार की बदतमीजी और दंगाई एटीट्यूड के साथ टीवी पे हमें बोलने नहीं देते हैं। सोचिए ये लोग सड़क पे क्या करते होंगे। और आप देखिए मैं विक्टिम हूं यहाँ पे, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं कहा, मगर ये आप देखिएगा, ये तीनों साथी जो बैठे हुए हैं नीचे के विंडो पे किस प्रकार हमें बोलने तक नहीं देंगे। मैं फिलहाल आपका उत्तर देता हूं। ये कल को कहेंगे कि कसाब अगर मिश्रा होता तो हम इसको नहीं पकड़ते। मुझे कह रहे हो विक्टिम, मतलब आप मुझे दंगाई भी कह रहे हो, विक्टिम भी आप बनने जा रहे हैं साहब। मैं शांति से बैठता हूँ प्रीति जी, आप इन्हीं से सवाल कीजिए, बोलने नहीं देंगे, मैं जानता हूँ। अभी 4 और लोग हैं ना, उनके भी तो बातों को रखा जाना है, अभी आप उनकी तो बात सुन लीजिए। संबित पात्रा, नहीं तो क्या क्या कहना चाहती है मुझे? आप दंगाई कहना चाहती हैं, मुझे आतंकवादी कहना चाहती हैं अपने शो पर, गुंडा कहना चाहती हैं आप अपने शो पर, मुझे क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए प्रीति जी, मैं तो निवेदन करूंगा कि यहाँ पे वॉइस वायलेंस भी नहीं हो, कि शब्दों के माध्यम से भी हम ना लड़े। माहौल को हमें ठीक करना है, हम क्यों चिल्लाएं एक दूसरे के ऊपर? हम तथ्य रखें और शांत रहे, अपने समय पे बोले। देखिए आप याद करिए, ये महोदय जो बोल रहे हैं ये उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और ओवैसी साहब के राइट हैंड ने कहा कि 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, उसके बावजूद भी यहाँ आके दूसरों को फलसफे दे रहे हैं, दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे जो हक तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलता, संसद से नहीं मिलता, कोर्ट से नहीं मिलता, वो हक तुम्हें छीन के सड़कों से ले लेना है। वो फिर आके हमें फलसफे दे रहे हैं। ये वही मोहतरम हैं जिनके भाई ने कहा था, छोटे ओवैसी ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या आश्रम करते हैं। यहां आके वो हमें फलसफे दे रहे हैं, हमें शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, आपसे हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप कपिल मिश्रा को ताहिर हुसैन के साथ बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ताहिर हुसैन न केवल दंगाई है, वो आतंकी है। उसके घर में पूरे अरेंज तरीके से बम मिलता है, पेट्रोल बम, उसके घर से एसिड मिलता है, उसके घर से आग जलाने के सारे करतूत बरामद होते हैं, उसके घर से एक महिला के कपड़े मिलते हैं, जिस महिला की डेड बॉडी ड्रेन के अंदर से मिलती है। जिस अंकित शर्मा के विषय में हम बात कर रहे हैं, उस अंकित शर्मा के माता पिता ने कहा है कि ताहिर हुसैन वो व्यक्ति है जिसने हमारे बेटे को, जो कि आईबी का ऑफिसर था, उसे मारा है। उसके बावजूद आप यहां पर ताहिर हुसैन के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। मेरी गलती है, आप तो कसाब के प्रवक्ता भी बन के बैठे हुए थे। आप तो अफजल गुरु के लिए भी प्रोटेक्शन कर मांग रहे थे। आप तो वो लोग हैं जो लोग याकूब मेमन को भी आतंकवादी नहीं मानते हैं। आप कह रहे थे याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। आपके सामने में क्या, ये पत्थर पे सर मारने से मेरे सर से ही खून निकलेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपको पूरे देश, पूरे विश्व में आपको लगता है ये आईएस भी अनुराग ठाकुर ने बनाया है, ये ओसामा बिन लादेन भी कपिल मिश्रा दाढ़ी लगा के बैठा हुआ है। आपके आगे में क्या बोलूं साहब? असीम वकार, अब देखिए साहब, मैं तो झूठ बोल नहीं सकता इतना, क्योंकि मैं तो आरएसएस से हूं नहीं, ना ही मैं बीजेपी से। हाँ। तो मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई झूठ बोलने वाली कि मैं किसी को तो आई हैं स्वर्ग से हरिश्चंद्र जी, झूठ नहीं बोल सकते, या तुम इसके समर्थन में हो या उसके समर्थन में हो, मैं नहीं बोल सकता साहब, मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। अब मुझे इनकी टक्कर लेने के लिए तो जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। याकूब मेमन, आप बोलो याकूब मेमन के हक में आप लोग लड़ रहे थे कि नहीं? एसिड के जरिए हमला किए जाने वाली चीजें मिली असीम वकार जी, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खुद आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया, आप कह रहे हैं कि वो बड़े इनोसेंट हैं। यही तो सवाल है, यही सवाल है, मैंने कल भी पूछा था। अब अमित शाह साहब ने तो मेरी बात का जवाब चलिए दे दिया, अपने को सुधार कर लिया, उन्होंने 2002 का जिक्र कर दिया दंगों का। मैं केजरीवाल से भी सवाल पूछ रहा हूं कि कहां है आपके टेलीविजन और कहां है क्लोज सर्किट टीवी, वो कैमरे जो लगा रखे हैं आपने 2 लाख। आप सवाल सबसे पूछिए, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों पर सवाल मत उठाइएगा। लोग तो ये भी बता रहे हैं, आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है। लोग तो ये भी बता रहे हैं। तस्लीम रहमानी को यहाँ इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। तस्लीम रहमानी जी,
आज गृह मंत्री ने राज्यसभा सदन से ये साफ कर दिया। असीम अख्तर जी प्लीज रुक जाइए सर, रुक जाइए। कल भी आपने पॉइंट उठाया था, शायद आम आदमी पार्टी वालों ने सुना नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता या फिर आपको जवाब भी मिल जाता। तस्लीम रहमानी जी, मुझे ये बताइए कि आज तो आपका भ्रम दूर हो गया ना, क्योंकि एनपीआर में कोई कागजात नहीं माना जाएगा, कोई कागजात आपको मजबूरी में नहीं देना होगा, ये राज्यसभा में आज गृह मंत्री ने साफ कर दिया। भ्रम खत्म हो गया या कुछ भ्रम बाकी है आपका भी? दीदी एक शेर सुन लीजिए, बड़ा अच्छा शेर है, पसंद आएगा आपको। 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है शहर के ग़िज़ालों में। ये जो मैनुअल आ चुका है एनपीआर का, ये उसमें भी लिखा है कि कोई भी कागज मांगा नहीं जाएगा। जो अफसर घर आएगा वो कोई कागज नहीं मांगेगा, तो फिर क्या 10 तकलीफ सवाल है, सवाल पूछेगा, अपने आप से टिक करेगा। तकलीफ वो है जिसके तरफ कपिल सिब्बल ने और गुलाम नबी आज़ाद ने इशारा किया। वो अपने घर में जाने के बाद एक सर्किल अफसर लिख के भेज सकता है कि इस सवाल का जवाब दे, मुझे शक है, और शक में डाउट नहीं, लेकिन इस पर भी अगर आपने सुना हो तो गृह मंत्री ने ये भी तस्लीम जी कहा ना कि डाउटफुल नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने कई बार दोहराया और उन्होंने कहा कि खास तौर पर मुसलमानों में सीए को लेकर, एनपीआर को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये खराब बात है, ये गलत है, इसको दूर किया जाना चाहिए। और क्या कह सकता है देश का एक गृह मंत्री अपने देश में रह रहे लोगों के भीतर विश्वास जगाने के लिए? गृह मंत्री जी को ये भ्रम है कि ये भ्रम सिर्फ मुसलमानों में है। ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है भ्रम, देश के तमाम गरीब तबकों में ये भ्रम मौजूद है। वरना असम में, मेघालय में और मणिपुर में जो कुछ हो रहा था, अब भी हो रहा है, उसका जिक्र भी वो कर देते। तो वो भ्रम, और आज भी डी के मामले पे उन्होंने कहा कि आपको जो समझना है, मजीद चीजें मैं एनपीआर पे यहाँ नहीं बोलूंगा, आप आइए मेरे चैम्बर में बैठ के बात कर लीजिए। तो डाउट क्लियर करने अभी यही तो क्लियर करना चाह रहे हैं हम कि अगर कि एनपीआर की बात हो रही है तो उसमें कोई धर्म की बात नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों उसमें धर्म विशेष को टारगेट करने की बात कह रहे हैं? प्रीति जी, नहीं, धर्म विशेष का तो आप टारगेट करती है, मैं तो कह रहा हूँ कि धर्म विशेष का इशू नहीं है, सबका। ये तो आपका इशू है कि आप इसे धर्म विशेष के साथ जोड़ना चाहती हैं। ये मुसलमानों का इशू नहीं है। कौन लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमानों को डरना चाहिए, एनपीआर से डरना चाहिए, सीए से डरना चाहिए? एनपीआर मुसलमान नहीं, देश डर रहा है। आप फिर मुसलमान कह रही हैं, मैं कह रहा हूं मुसलमान नहीं, देश का इशू है, देश के लोग डर रहे हैं। और आप डाउटफुल बनाना चाहते हैं लोगों को। तस्लीम जी सुन लीजिए, ये डर किसके भीतर है और कौन इसे फैला रहा है, सुन लेना चाहिए। प्रीति जी, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता और मुझे लगता है कि मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। ये जो कपिल हुसैन और ताहिर मिश्रा की बात कर रहे थे, मैं सैयद असीम वकार, मैं आपको बता दूं, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, दोनों पे केस लगा है। और मैं सैयद असीम वकार को जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जानते हुए भी नहीं जानते। मैं देश आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं क्योंकि उनके मन में जो सवाल अगर सैयद असीम वकार के वक्तव्य के बाद उठे तो उनके सामने आना चाहिए। मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो जितना मर्जी भड़का लें, जितना मर्जी कर लें, इस देश के संस्कृति में, इस देश के रिवाज में यह बात नहीं है। जिस अंकित शर्मा को 400 बार चाकू मारे गए, वो क्या समझते हैं वो सामान्य बात है? आप जितना मर्जी ताहिर हुसैन को कर लें, इस देश की जनता इसको भूलने वाली नहीं कि जिसके देश पे जिसके मकान की छत पर पत्थर पड़े हो, एसिड पड़े हो, गुलेल फिट हुई हो, वो आदमी मासूम है। इस देश की जनता को आप बेवकूफ समझते हैं। और मैं बड़ी साफ सी बात बता दूं कि अगर इस देश में यह कहना कि अगर ये जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन खाली नहीं कराया गया तो हम खाली कराएंगे, ये अगर हेट स्पीच है तो आप ये बताइए कि हेट स्पीच ये है कि आकर के बैठ जाइए जाफराबाद के स्टेशन पर। रोकना, सड़क पर बुलाना हेट स्पीच नहीं है, लेकिन सड़क को खाली करवाना हेट स्पीच है। इस देश की जो रिवायत है उसमें मैं रहमानी साहब सुन लो, अरे पीएफआई के पैसों से पलने वाले सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये शेरो शायरी मुशायरा करना कहीं और जाकर के बता भी दिया। रहमानी
मगर आप तस्लीम नाम नहीं रहमानी लेंगे। at the rate of अमित शाह जी ने 149 नाम नहीं लिया, बीच में आपके पूरे नहीं बोला समय था, वरना आधे मैं बोलने घंटे देना तकरीर चाहता कर हूं गए। आपको। कल लोकसभा में भी नहीं At बोले, the rate of आज राज्यसभा में 149 भी एक दफा at the rate of 149 जाकर के लोकतंत्र में उस बटन दबाने के जितने आपके नाम पर बटन दबे उसके आधार पर बात करो। ये होता है लोकतंत्र और ये है इस देश का संविधान। एक दफा कहते ये है इस देश का संविधान। पार्लियामेंट में इस उनके देश पीछे का बैठे थे। संविधान ये एक है। दफा कहते गलत थे, इस देश एक का दफा संविधान कहते ये कपिल मिश्रा है को और सजा उन्होंने मिलेगी। बिल्कुल साफ अरे कहा देश के आप गृह मंत्री ये ने प्रवृत्ति नहीं है देश की, लिखा जाएगा देश इसे ऐसा भी याद बिल्कुल रखेगा, नहीं देश होगा नहीं भूलेगा। जैसा कि भ्रम आप है। यकीन रखिए। लेकिन तस्लीम अहमद रहमानी जिस पीएफआई के फंड पर, जिस पीएफआई के पैसे पर 149 वोट लेकर के आए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं में, भूलेगा उस देश, आप याद 149 वोट रखिए। के और आधार देश ने पर बताया, इस देश दिल्ली में को आप उसी वक्त दंगा वोट नहीं का फैला मौका मिला, उसी वक्त सकते ना बता दिया आपको दिल्ली इजाजत ने होगी। मैं कि हम बता इन दूं बयानों आपको। को नहीं ये मैं बर्दाश्त बता दूं करेंगे, आपको। लेकिन आपकी सरकार ने अपना हरकतों काम पर नहीं भी किया। नजर होगी। सरकार ने ऐसा नहीं सेलेक्टिविज्म है। का सबूत दिया है। जहां से यही जिसके सरकार का पास मसला पैसा आया है है और इसी से उस सरकार पैसे की के दम शिकायत पर है। इस देश में अगर आप कर लेंगे, आप जानते हैं कि इस देश की मीडिया के एक वर्ग ने, एक पत्रकार कहे जाने वाले व्यक्ति ने क्या कहा? नहीं बोले सैयद असीम वकार, कपिल हुसैन तो बोल गए रखिए कि ना, शाहरुख ये आपका काम है, खान सरकार का जिसके काम हाथ में है, पिस्तौल जिम्मेदारी है। दोनों को यहाँ पर इसको रोक रही हूँ। अनुराग बताया मैं यहाँ पर अभी सुनिए, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। शोएब जामई के पास नहीं आ पाई हूँ और शेष जी आपके पास भी नहीं आ पाई हूँ, लेकिन एक देश के गृह मंत्री कैसे किसी कानून को लेकर बड़ी साफगोई से अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिर भी भ्रम क्यों बरकरार है, ये बहुत अहम हो जाता है। एक ब्रेक के बाद इसी पर डिबेट को आगे ले जाएंगे। सियासत अगर सिर्फ इसलिए किए जाए कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करके राजनीति को चमका लिया जाए तो ये कितना सही देश के भविष्य के लिए होगा, बहुत अहम सवाल है। इस बीच गृह मंत्री ने आज राज्यसभा में जो बात कही एनपीआर को लेकर, सीए को लेकर, उसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शेष जी, सीधा सवाल आपसे ये कि देश के गृह मंत्री होने के नाते जिस जिम्मेदारी से आज अमित शाह ने अपनी बात कही, क्या अभी भी विपक्ष को भ्रम की स्थिति बनी रहने के लिए बाध्य रहना होगा? नहीं, बाध्य का कोई मतलब नहीं है। मतलब जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है कि भ्रम बना रहे वो विपक्ष का स्वधर्म है कि जो वो कहता है, कहती है सरकार, उस पर टीका टिप्पणी करे और इसलिए विपक्ष बनाया गया है, वो इशू नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत साफ बात कर दी कि जो डाउटफुल वाला मामला था उसको क्लियर कर दिया। इस पर बहुत सारे बवाल खड़े हो रहे थे, तो आज ये कह के उन्होंने एक बहुत बड़ी सफाई दे दी है। और दूसरा बात कि आप लोग आ जाइए, जो चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है और जो चीज़ें चाहिए उसको कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा मामला है कि इसमें तो बहुत सारी हिंसा की खतरा है। हिंसा आपने नमूना देख भी लिया और सब खून कहीं भी गिरे बुरा तो होता ही है। शोएब जामई, खून कहीं भी गिरे बुरा होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन आज तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री ने खुले दिल से अपनी बात को कहा और सारी जो भी आपकी चिंताएं हैं उन पर बात करने की बात कही है। नहीं, देखिए, हम देश भर में जो आंदोलन चल रहा है और हम लोग जो आंदोलन को लेकर चल रहे हैं उसके मकसद यही था कि सरकार पर दबाव बनाना। इन आंदोलन का दबाव था कि सरकार को एनआरसी के बारे में क्या बोलते हैं, लोकसभा में लिख करके देना पड़ा पार्लियामेंट में। इसी आंदोलन का दबाव है कि एनपीआर के बारे में जो डाउटफुल का क्लॉज था उसके बारे में अभी तक गृह मंत्री ने चर्चा नहीं की थी, लेकिन आज चर्चा करके उसके बारे में कहा कि डाउटफुल नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को भी डाउटफुल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा और अगर अभी भी आपको किसी तरह का शक शुबा है तो आइए, मैं हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। देश के गृह मंत्री इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। इसी के साथ ही आर पार की इस डिबेट को यहीं रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शो देखिए अर्पिता के साथ।